नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का जिक्र करेंगे, तो लीजिए आपके लिए प्रस्तुत हैं प्रश्नोत्तर। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आपके पास तुरंत मिल सके। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? प्रिंट माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, टीवी, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। तो ये माध्यम हैं जनसंचार के, जिनके माध्यम से खबरें या मनोरंजन या बहुत सारी चीजें हमारे पास पहुंचती हैं। प्रश्न संख्या 2, मुद्रित माध्यमों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या है ये? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, लिखित भाषा का विस्तार है, यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। प्रश्न संख्या 3, मुद्रित माध्यमों की कमजोरी या सीमा क्या है? मुद्रित माध्यम की जो खामियां हमने जिक्र किया था, जो कमजोरियां हमने बताई थी कि मुद्रित माध्यम की क्या क्या कमजोरियां हैं, उनमें देखिए कि ये निरक्षर के लिए काम का नहीं है, क्योंकि वो जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो इसमें से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यताओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मतलब खबरें हम बहुत उच्च स्तर की भी प्रकाशित नहीं कर सकते ताकि हमारी जनता को समझ ही ना आए। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों, जरूरतों को भी ध्यान रखना पड़ता है। वह रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी हुई घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते और ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार छपता है। प्रश्न संख्या 4, रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या हैं? साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी, इसकी डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए कि कम शब्दों में ज्यादा बातें बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आप अंक के अनुसार इसमें अपनी तरफ से आप इनमें जोड़कर भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं उन्हें आप विस्तार रूप दे सकते हो। प्रश्न संख्या 5, टीवी की खबरों के संदर्भ में ड्राई एंकर क्या है? मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, विस्तार पूर्वक सारी चीजों का जिक्र किया था कि ड्राई एंकर क्या होता है, कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, इन सब चीजों की जानकारी देने वाला ड्राई एंकर कहलाता है। अगला प्रश्न, एंकर विजुअल क्या है? जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। मतलब जब तक दृश्य नहीं दिखाए जाते हैं तब तक उस घटना के बारे में एंकर को वैसे ही बताना पड़ता है, और जब घटना के दृश्य पहुंच जाते हैं उसके पास तब एंकर विजुअल होता है। टेलीविजन पत्रकारिता में एंकर बाइट क्या होता है? एंकर बाइट सबसे महत्वपूर्ण है। टेलीविजन में किसी भी खबर को की पुष्टि के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। किसी भी स्थान पर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके बारे में प्रत्यक्षदर्शियों से बात करके उनके कथन को दिखाना ही एंकर बाइट कहलाता है। एंकर पैकेज क्या होता है? पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इससे संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े हुए लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं दी जाती है। प्रश्न संख्या 9, इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप कौन से हैं? इंटरनेट का माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग, और रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में इसका इस्तेमाल करता है। अब आप देखिए, टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, लेकिन उनकी सूचना आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? वहां पर जो एंकर है वहां पर खबरों को जुटाता है और ईमेल या वीडियो के माध्यम से
इंटरनेट के माध्यम से उसे भेजा जाता है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर प्रकाश डालिए। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 92, दूसरा दौर चला 1993 से 2001 और अब तीसरा दौर चल रहा है जो कि 2002 से अब तक है। वेब पत्रकारिता की प्रमुख साइटें कौन सी हैं? rediff.com और इंडिया इन्फोलाइन और सीफी, यही प्रमुख साइटें हैं। अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम का विवेचन कीजिए। जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम का अपना विशेष महत्व है। जैसे प्रिंट माध्यम में शब्दों का स्थायीपन होता है जिसे पाठक लंबे समय तक पढ़ सकता है, प्रिंट माध्यम में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसका अपना विस्तार होता है। हम लंबे समय तक उसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समाचार पत्र आया और वो हमें समाचार पत्र में वो खबर हमें बहुत अच्छी लगी, तो उस खबर की कटिंग को हम बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। उस पूरे समाचार पत्र को हम अपने पास रख सकते हैं। कोई पुस्तक है, मुझे वो पुस्तक बहुत अच्छी लगी, तो उसे मैं वर्षों तक संभाल कर अपने पास रख सकती हूँ। तो यह एक चिंतन, विचार एवं विश्लेषण का माध्यम है जिसके द्वारा गूढ़ एवं गंभीर बातें लिखी जाती हैं। इसके अंतर्गत छपने वाले आलेखों में अशुद्धियों को दूर करके पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13, टीवी पर प्रसारित खबरें किन किन चरणों से होकर गुजरती हैं? तो ये मुख्य चरण हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। इनके माध्यम से संपूर्ण खबर हमारे पास पहुंचती है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या होगा इनका कि सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, ये इनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जनसंचार के माध्यमों द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऐसी भाषा जो सहज और सरल हो, जनमानस के बिल्कुल निकट हो, जिसे अधिक से अधिक और हर स्तर के लोग समझ सके। छोटे छोटे वाक्यों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नई पीढ़ी में इंटरनेट के अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है? नई पीढ़ी को अब समाचार पत्र पढ़ने में आनंद नहीं आता। हमारी जो पहली पीढ़ी है वो क्या करती थी? समाचार पत्र की वेट करती थी कि कब समाचार पत्र वाला आएगा और जल्दी से हम खबरें पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आज की पीढ़ी क्या कर रही है? उसे तो हर समय हर घंटे अपने आप को अपडेट करने की आदत पड़ गई है। फटाफट गूगल खोला और उस पर से समाचार पढ़ना शुरू कर देते हैं। नई पीढ़ी इंटरनेट की दीवानी है। इंटरनेट द्वारा सूचना, विज्ञान तथा निजी व सार्वजनिक संवाद का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट या मुद्रित माध्यम। दूसरा प्रश्न, मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका जवाब होगा चीन से। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन से प्रारंभ हुई। अंतरक्रियात्मक मतलब इंटर एक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम क्या है? ये होगा इसका सही जवाब इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पर आप हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबरों को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला? तो इसका सही जवाब है सन 1556 में गोवा में। कब खुला? 1556 में। और कहां खुला? गोवा में। अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि कैसा माध्यम है? तो ये मुद्रित माध्यम है जिसे हम लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार जब किया जाता है तो इसकी निश्चित समय सीमा होती है। उस निश्चित समय सीमा को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में इसे डेडलाइन कहा जाता है। मतलब आपके लिए एक सीमा दे दी जाती है, उससे पहले पहले ही आपको उस खबर को तैयार करना होता है। रेडियो कैसा माध्यम है?
रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसकी खबरों को हम सिर्फ सुन सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, अखबारों या टीवी की तरह रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? ये शैली हुई उल्टा पिरामिड शैली, मतलब बहुत महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले और उसके क्रमानुसार जो कम महत्वपूर्ण खबरें हैं नीचे नीचे इसी प्रकार से आती जाएंगी। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया जाता है? 3 हिस्सों में, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में महत्वपूर्ण खबर, बॉडी में उसका विस्तार, समापन में मतलब उसका कंक्लूजन। अगला प्रश्न है, समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मुखड़ा। समाचार के इंट्रो या लीड को मुखड़ा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, कम से कम शब्दों में और बहुत बड़ी खबर तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। प्रश्न संख्या 12 है, जो सूचनाएं एंकर द्वारा रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों तक पहुंचाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोन इन कहते हैं, मतलब फोन के माध्यम से सूचना एंकर तक पहुंचाई जाती है। प्रश्न संख्या 13 है, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 है, विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? यह तीसरा दौर है। यहाँ पर आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में मैंने विस्तार पूर्वक बताया था, यह दौर तीसरा दौर चल रहा है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत की पहली साइट जो गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है वो साइट कौन सी है? वो है rediff.com। प्रश्न संख्या 16 है, वेब साइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ये है तहलका.com को, जिसका जवाब होगा तहलका.com। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। प्रश्न संख्या 18 है, ऐसा अखबार जो प्रिंट के रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है वो कौन सा है? वो है प्रभा साक्षी। प्रश्न संख्या 19, आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? तो इसका सही जवाब है BBC। हिंदी की वेब पत्रकारिता में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी के फॉन्ट की, मतलब फॉन्ट क्या होता है? अक्षर की। हिंदी के अक्षरों की सबसे बड़ी समस्या है। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य और श्रव्य, मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? दूसरा दौर हुआ सन 2003 से। समाचार पत्र किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र मुद्रित, मतलब छपे हुए माध्यम के अंतर्गत आते हैं। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? प्रश्न संख्या 24, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? सन 1993 में। प्रश्न संख्या 25, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत हम समाचार पत्र ले सकते हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें आदि मुद्रित माध्यम में आते हैं। अंतिम प्रश्न, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। यहीं पर अति लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में इस पाठ को समाहित करने का प्रयास किया गया है। आशा है यह पाठ आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।